नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रहों की चर्चा की जाती है। इसमें से कुछ ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि नेचुरल तरीके से शुभ ग्रह कहा जाता है और किसी को नेचुरली अशुभ ग्रह कहा जाता है। यानी कि उनका स्वभाव ऐसा होता है, शुभता देने वाला नैसर्गिक रूप से और अशुभता देने वाला नैसर्गिक रूप से। गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। बाकी बुध और चंद्रमा को शुभ ग्रह तो कहा जाता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन होती है कि बुध अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, यानी कि जिसके साथ रहता है शुभ ग्रहों के साथ रहता है तो शुभ और बुरे ग्रहों के साथ रहता है तो अशुभ हो जाता है। और चंद्रमा पक्ष बल के आधार पे यानी कि शुक्ल पक्ष का मजबूत या अच्छा शुभ माना जाता है, कृष्ण पक्ष का अशुभ माना जाता है। वहीं सूर्य, मंगल, राहु, केतु को और शनि को अशुभ ग्रहों की श्रेणी प्राप्त है, यानी कि वो नेचुरली अशुभ होते हैं, क्रूर होते हैं या पापी कह लो। और बुध और चंद्रमा को हमने अलग कैटेगरी में डाला है, लेकिन जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो 2 ही हैं और अशुभ ग्रह या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह वो 5 हो गए। बाकी 2 हमने इसमें नहीं लिए कैटेगरी में। वो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं कंडीशन के साथ। तो ये तो स्वभाव के आधार पे है। उसके अलावा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह तत्कालिक रूप से अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण, अशुभता देने का डिपार्टमेंट होने के कारण वो अशुभ हो जाते हैं, चाहे वो नैसर्गिक शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। जैसे कि एक सज्जन व्यक्ति को सरकार में आबकारी मंत्री बना दिया जाए तो वह उसका भार भी संभालना पड़ेगा, उसके फल भी देने पड़ेंगे। और एक अशुभ या दुर्जन व्यक्ति या जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है उसको वित्त मंत्रालय दे दिया जाए देश की रक्षा संभालने का, तो वो भी गृह मंत्रालय दे दिया जाए जनता को देखने का, तो वो उसका भी निर्वाह करेगा। यानी कि तत्कालिक जो उसे मिला है कुंडली के आधार पे उसके फल भी देगा और एक नैसर्गिक जो उसके अपने नेचुरल हैं वह भी वो प्रदान करता है। इसी प्रकार ग्रहों का बल भी होता है, एक नैसर्गिक बल होता है। उसके आधार पे कौन सा बलवान ज़्यादा है ग्रह, उसके आधार पे वो रिजल्ट देने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होता है। वो उसका नैसर्गिक बल है, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे कि कैसे वो बल वो मिलता है। लेकिन कुंडली के हिसाब से उनको और बल भी प्राप्त होते हैं, अन्य 5 प्रकार के बल भी उनको प्राप्त होते हैं। जैसे कि स्थान बल, जो कि उन्हें राशि में कि उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वराशि के हैं, तो इस आधार पे मिलता है। दिग्बल दिशा के आधार पे, जैसे गुरु और बुध पूर्व दिशा में बल प्राप्त करते हैं, दिग्बल दिशा बल मिल जाता है उनको। शनि पश्चिम में बली हो जाते हैं, सूर्य मंगल दक्षिण में बली हो जाते हैं और शुक्र और चंद्रमा उत्तर में बली हो जाते हैं, तो एक दिग्बल प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा काल बल भी प्राप्त होता है, रात में जन्म है या दिन में। तो अगर रात में है तो मंगल शनि
पावरफुल हो जाते हैं। और दिन में समय है तो सूर्य, गुरु और शुक्र पावरफुल होते हैं। रात में शनि, मंगल और चंद्रमा पावरफुल हो जाते हैं। बुध जो है सर्वदा बली होता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में। यहाँ पर राहु केतु को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, तो उनको बल नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, स्थान बल, दिशा बल, काल बल, उसके अलावा दृग बल कि उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उन्हें दृग बल प्राप्त हो जाता है, दृष्टि बल जिसे कहते हैं। उसके अलावा एक चेष्टा बल भी होता है, जो कि प्लैनेट के वक्रीय होने पे प्राप्त होता है। जब प्लैनेट सूर्य से दूर जाते हैं तो उनको वो बल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कुंडली से 5 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। कुंडली के आपकी हर एक की अलग अलग होगी, तो उनके ग्रहों के बल भी उस कुंडली के हिसाब से, किसी का दिन का जन्म हुआ, किसी का रात का जन्म हुआ, किसी के ग्रहों पे शुभ दृष्टि पड़ रही होगी, किसी के नहीं पड़ रही है, किसी का ग्रह वक्रीय हो सकता है। इस प्रकार के ये तो कुंडली पे आधारित बल उनको प्राप्त होंगे 5 प्रकार की। लेकिन एक बल जो कॉमन होगा वो आपकी कुंडली के लिए भी होगा, मेरी कुंडली के लिए होगा। ग्रहों का अलग अलग बल की कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है दूसरे ग्रह से, इसका क्रम कैसे निर्धारित होता है, आज मैं उसी नैसर्गिक बल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर के लिए एक ही है। तो इस नैसर्गिक बल का फायदा ये है कि अगर उस ग्रह की दशा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो रिजल्ट्स उतने ही ज़्यादा अच्छे देगा। अगर आपकी कुंडली में भी वो और बल प्राप्त करे हुए है, यानी कि जो अन्य 5 प्रकार के बल हैं और ये नैसर्गिक बल, इसको भी काफ़ी अंक प्राप्त हैं, तो इन सबको मिला के जो आपका षड बल तैयार होगा, उसके आधार पे बल आपको ग्रह का मिलेगा और वो अपने उस बल के आधार पे आपको उतना ही पावरफुल रिजल्ट या कम रिजल्ट दे सकता है। तो आज हम केवल नैसर्गिक बल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होता है। बाकी के बल मैंने आपको समझा तो दिए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इन 5 वो और एक ये जो कॉमन है, इसको मिला के षड बल तैयार किया जाता है। उसके आधार पे ग्रहों का ताकत का पता चलता है। तो यहाँ पे केवल नैसर्गिक बल के आधार पे कौन सा ग्रह पावरफुल है, कौन सा कमज़ोर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कमज़ोर ग्रह से शुरू करेंगे, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रह माना जाता है 7 ग्रहों में। राहु केतु के बल की चर्चा हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो सबसे कमज़ोर ग्रह जो माना जाता है वो शनि को माना जाता है। ये शनि आपके सबसे कमज़ोर ग्रहों में आते हैं। उसके बाद उनसे ज़्यादा पावरफुल अगर हम ये साइन बनाते हैं, तो इसका मतलब है जो इसके आगे लिखा जाएगा वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। मंगल को माना जाता है, मैंने मंगल लिख दिया। शनि से ज़्यादा पावरफुल मंगल होता है, और मंगल से ज़्यादा पावरफुल बुध होता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें क्यों ऐसा क्रम दिया गया है, लेकिन इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। तो जैसे कि शनि से ज़्यादा मंगल, मंगल से ज़्यादा बुध, तो ऐसा क्रम
क्यों दिया जाता है? इसके ज्योतिषीय और साइंटिफिक दोनों कारण हैं। साइंटिफिक तो प्रकाश के आधार पे है कि किसका प्रकाश हमको प्राप्त होता है ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और जो ज्योतिषीय कारण है वो कला है कि किस ग्रह के पास कितनी कला है। कला मतलब फन, जैसे कि आप में गाने की भी कला हो, खेलने की भी कला हो, पढ़ने की भी कला हो, झूठ बोलने की भी कला हो, है ना, लोगों को खुश करने की भी कला हो। तो ऐसी कलाएं किस ग्रह के पास ज़्यादा हैं उसके आधार पे उनको ज्योतिष में क्रम दिया गया है। और जहाँ तक साइंस की बात करें, साइंटिफिक, तो प्रकाशवान ग्रह सबसे ज़्यादा जो हमको प्रकाश देता है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो बुध से ज़्यादा पावर की होती है गुरु। अभी मैं हर ग्रह की कितनी कलाएं होती हैं वो भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो देखते रहें, बीच में छोड़ के ना जाएं। गुरु के बाद शुक्र की पावर ज़्यादा होती है और शुक्र से ज़्यादा चंद्रमा की होती है और चंद्रमा से ज़्यादा सूर्य की मानी गई है। ठीक, यानी कि सबसे कमजोर ग्रह शनि, फिर मंगल उससे ज़्यादा मजबूत, उससे ज़्यादा बुध, उससे ज़्यादा गुरु मजबूत, उससे ज़्यादा शुक्र मजबूत, उससे ज़्यादा चंद्रमा मजबूत, उससे ज़्यादा सूर्य मजबूत। तो सूर्य सबसे ज़्यादा प्रकाशवान ग्रह है। हमको सूर्य के प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य हमें साक्षात दिखाई भी देते हैं अपने प्रकाश के कारण, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रकाशवान सूर्य है और सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुए। चंद्रमा भी हमें दिखाई देता है, लेकिन ये सूर्य से ही लाइट देता है, लेकिन इसका प्रकाश भी हमको चंद्रमा का जब सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर आता है, प्राप्त होता है, तो चंद्रमा भी हमें साक्षात दिखाई देते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि सूर्य सबसे ज़्यादा कुंडली में अगर और बल भी मिला और आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा भी साक्षात दिखाई देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। कुंडली में इन ग्रहों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है लग्नेश के साथ साथ, क्योंकि ये हमें साक्षात दिखाई देते हैं और हमारे पे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल श्रेणी में गए हैं। ये राजा है, ये रानी है, इसको आप राजा और रानी के रूप में तो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा, उसके बाद रानी पावरफुल मानी गई। उसके बाद शुक्र भी प्रकाशवान ग्रह हैं, ये भी हमें दिखाई दे जाते हैं कभी कभी, तो इनको चंद्रमा से कम पावर दी गई है। उसके बाद गुरु शुक्र से कम दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से शायद हम देख भी ना पाए, तो इनको प्रकाश कम होने की वजह से, शुक्र की प्रकाश कम होने की वजह से गुरु को उससे कम। और फिर बुध को दी गई, बुध का प्रकाश गुरु से कम है, वो बिल्कुल हमें दिखाई भी नहीं देता है। उसके बाद मंगल और फिर शनि का प्रकाश हमारे पास सबसे कम आता है कि शनि बहुत दूर है। तो प्रकाश के हिसाब से देखे जाए तो ऐसा है कि पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, फिर शनि। ये पावर की बात हो रही है। और अगर ज्योतिषीय कहानी के रूप में कहें तो ये राजा हैं, राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल, ये रानी है, ये मंत्री हैं और ये भी मंत्री हैं।
दोनों ही मंत्री हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रकाशवान हैं और कलाओं के आधार पे भी अभी बताऊंगा, तो ये ज़्यादा कला वाले हैं, तो ये इससे ऊपर रखे गए हैं। ये राजकुमार हैं। अब आप कहेंगे राजा रानी का बेटा राजकुमार तीसरे नंबर पे आना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो राजकुमार के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होती है। सारी पावर राजा रानी या फिर मंत्रियों के पास ही होती है। राजकुमार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, युवराज होगा तब तो कुछ थोड़ी बहुत पावर हो सकता है, राजा दे दे। तो नॉर्मली ये राजा का एक अंश है, इसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो मंत्री को ऊपर रखा गया है। ठीक है। मंगल सेनापति है, इसको राजकुमार से तो नीचे ही रखा जाएगा, क्योंकि केवल सेना को ही देखता है, बाकी और पावर इसमें नहीं है, तो राजकुमार से तो नीचे ही आएगा सेनापति। उसके बाद शनि को प्रजा कहा जाता है। तो ये राजा, फिर रानी, फिर मंत्री, फिर राजकुमार, सेनापति, प्रजा, अगर हम इस तरीके से देखें। अब हम कला के आधार पे बात करते हैं। सूर्य तो राजा है, तो सब गुण संपन्न है, उसको तो सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई है। आत्मा का कारक है, पृथ्वी में जो भी जीवन है सूर्य के बिना अधूरा है। अब चंद्रमा को 16 कला कहा जाता है, 16 कला होती है चंद्रमा की। सबसे ज़्यादा सूर्य को छोड़ के चंद्रमा में सबसे ज़्यादा कला होती है, सबसे ज़्यादा फन होते हैं। भगवान कृष्ण को इस चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रवंशी थे, और चंद्रमा के परमात्मा अंश को लेकर ही विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। अब ये शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र को 12 कला कहा जाता है, कि शुक्र के पास 12 कला है। तो ये चंद्रमा के बाद कला कम होने की वजह से कम पावरफुल है। गुरु के बाद 10 कला कहा जाता है, इनसे शुक्र से 2 कला कम होती हैं, क्योंकि शुक्र जो है एक तो संजीवनी विद्या जानते हैं जो गुरु के पास नहीं है, दूसरा ये डिप्लोमेट भी हैं, डिप्लोमेसी भी जानते हैं, भोग विलास करना भी जानते हैं, और सात्विक तपस्या करना भी जानते हैं। तो गुरु तो तपस्या ही करते हैं, सात्विक हैं, लेकिन ये सात्विक भी हैं, तपस्या भी जानते हैं, मंत्र विद्या भी जानते हैं, और साथ में जो है एक कला संजीवनी कला एक्स्ट्रा जानते हैं। तो 2 कलाएं इनकी गुरु से ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा पावरफुल हो गए। बुद्ध है, बुद्ध को 8 कला कहा गया है, 8 कला संपन्न होते हैं, तो इनको गुरु से कम कला के आधार पे भी आप कैटेगरी वाइज करें तो बुद्ध इनसे कम पावरफुल हुए। मंगल को 6 कला कहा जाता है, कि मंगल के पास 6 कला होती है, यानी कि बुद्ध से 2 कला कम होती हैं, तो ये उससे कम। और शनि को केवल 1 ही कला होती है, शनि के पास केवल 1 कला होती है, तो शनि को सबसे कम पावरफुल कहा गया। तो आपने जैसे कि समझा प्रकाश के आधार पे, कला के आधार पे, राजा रानी के आधार पे, तो इस आधार पे इनके नैसर्गिक बल होते हैं। अब कौन सा ग्रह आपका योगकारी है, मान लो सूर्य चंद्रमा आपके योगकारी ग्रह हैं, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको अपना नैसर्गिक बल ज़्यादा है। अगर आपके शनि योगकारी हैं तो आप ये समझिए कि नैसर्गिक बल में ये पिछड़ जाएंगे। तो कई बार देखा होगा कि किसी के
कुंडली में तुला लगन या वृषभ लगन में शनि पूर्ण योगकारी होके भी अपनी दशाओं में आदमी कहता है तो पूर्ण योगकारी है, लेकिन वो दुखनाथ भी हैं और कला भी कम है उनकी, तो वो उतने अच्छे बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे पाते जितने कि ये ग्रह अगर योगकारी हों तो ज़्यादा फल दे पाते हैं। शुक्र योगकारी हो तो भोग विलास सब कुछ देगा आपको, ज्ञान भी देगा। गुरु हो तो गुरु भी धन देंगे, संतान देंगे, विद्या देंगे। बुध हैं तो आपको व्यापार की क्षमता देंगे, कम्युनिकेशन स्किल देंगे। मंगल है उनके पास भी 6 ग्रह तो पराक्रम देंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करना आप जाएंगे। लेकिन शनि जो है आपको कर्म करवाएंगे, प्रजा है, सेवक भी कहा जाता है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। हालांकि फल देंगे लेकिन और ग्रहों की अपेक्षा आपको इनसे उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए जितने की और ग्रह योगकारी होने पे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।